हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। वेलकम टू माय नर्चर और मैं हूं कृष्णा। तो चलिए हम लोग पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे और ये नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर तीसरा लेक्चर है टर्म 1 के हिसाब से। ठीक है, उसमें जो पहले 2 लेक्चर थे उसमें पूरी नाइट्रोजन फैमिली कवर होगी सिर्फ नाइट्रिक एसिड को छोड़ करके। उम्मीद करता हूँ वो 2 लेक्चर आप लोगों ने देखे होंगे और काफ़ी हद तक आपको पी ब्लॉक को पढ़ने में और समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि बच्चों को उसमें ज़्यादातर डर लगता रहता है कि हर समय रटना। तो उम्मीद करता हूँ कि वो 2 लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन फैमिली में ये लास्ट लेक्चर है नाइट्रिक एसिड। आओ देखते हैं इसको। ठीक है, नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स का मतलब क्या हो गया? नाइट्रोजन के वो एसिड जिसके अंदर उसमें ऑक्सीजन साथ में जुड़ी हुई है। तो पहला हमारे पास आता है H2N2O2। H2N2O2 जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोनाइट्रस एसिड। बच्चों इस बार नाम ध्यान से याद करके जाना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ओके, तो बहुत ज्यादा हौच पौच कर सकता है सीबीएसई अगर टफ बनाने की कोशिश करी तो। दूसरा हमारे पास आता है नाइट्रस एसिड। दूसरा क्या है? HNO2, दिस इज नाइट्रस एसिड। ओके, HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड। ओके, दिस इज नाइट्रिक एसिड। एक और चीज, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। तो कोर्स में हमारे क्या है? नाइट्रिक एसिड हमारे कोर्स में है। जो 3 ऑक्सो एसिड दिए गए हैं एनसीईआरटी में से, उसमें से क्या है? नाइट्रिक एसिड हमारे सिलेबस में है और देखते हैं इसके बारे में क्या बातें होनी है। ओके, सबसे पहले इसमें होनी है हमारे पास क्या? प्रिपरेशन। तो समझने की कोशिश करते हैं इसकी प्रिपरेशन में क्या चीज है। तो बच्चों यहाँ पर जो इसकी प्रिपरेशन है वो लैब में भी होती है और अगर इंडस्ट्रियल बेस पे, यानी कि अगर हमको बहुत बड़े लेवल पे इसको क्या करना है? बनाना है, इसको कमर्शियली बेचना है, तो बहुत बड़े लेवल पे बनाना पड़ेगा। उस बड़े लेवल पे बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ओस्टवाल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं अगर इसको बड़े लेवल पे बनाना है। ठीक है ना? तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन लिखा भी हुआ है, जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होगा तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ओस्टवाल प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। 3 स्टेप में प्रोसेस होती है ये। देखो हम लोग करते क्या है, जो नाइट्रिक एसिड हमारी गैस की फॉर्म में है, नाइट्रिक एसिड कैसी है? गैस की फॉर्म में है। एयर जो कि ऑक्सीजन जो कि हमने कहां से ले लिए? एयर से ले लिए, यानी कि उसमें डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। प्लेटिनम और रोडियम गोज, प्लेटिनम या रोडियम का गॉज ले लेते हैं। गॉज मतलब बच्चों में तुम्हें बता दूं, जैसे कि तुम लोगों के घरों में चाय छानने वाली छलनी होती है, जो वो छलनी कुछ लोगों के घरों में देखोगे या तो वो प्लास्टिक की होती है या फिर वो लोहे की होती है, उसी को गॉज कहा जाता है। उतने छोटे छोटे जालीदार चीज के लिए हम लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं क्या? गॉज। बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ये। जो जालीदार रहता है, बहुत महीन जालीदार, उसके लिए हम गॉज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की जाली बनी होती है प्लेटिनम की या रोडियम की। ठीक है, हम लोग उसको ऐसे रख देते हैं, इसके अंदर दोनों गैस इतने टेम्परेचर पे पास होते हैं, काफी हीटअप हो जाती है वाली गैसें, इससे टकराती हैं इस गॉज से, तो रिएक्ट करके क्या बना रही है? एनो। ध्यान रखना बच्चों, ये एनो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये तो वाटर है ही अपना। क्या बन जाता है? पहले स्टेप में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन के तैयार हो जाता है। अब जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी मौजूद है ही है वहां पर, तो नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बना दे रही है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये भी गैस की फॉर्म में है। अब देखो होता क्या है, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है गैस की फॉर्म में, वाटर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं? वाटर वाला वाटर नहीं होगा, इसको हम लोग ना, वाटर ये लिक्विड फॉर्म है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? इसको वाटर में क्या करवा देते हैं? डिजोल्व करवा देते हैं। यानी कि हमारे पास सिस्टम कुछ ऐसा होगा, ये जो गैस निकल रही होगी उसकी पाइप डायरेक्ट पानी में डाल देंगे, तो पानी से मिलती हुई ये गैस आगे जब बढ़ेगी तो क्या बना देगी? नाइट्रिक एसिड और वापस से नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है बच्चों, ये वापस से रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मतलब समझ रहे हो? रिसाइकल मतलब ये वापस से यहाँ पर आकर के हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? गैस है, इसका पाइप अलग निकाल देते हैं, वापस से आकर के इस्तेमाल होता रहता है, तो ये क्या होता रहता है? रिसाइकल होता रहता है। तो फिर से समझो, जो नाइट्रिक एसिड है उसको एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम रोडियम। ये अच्छे से याद कर लेना कौन से कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहे हैं? प्लेटिनम और रोडियम। ठीक है ना? क्या बन के आता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। उसको फिर वापस से, अच्छा इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, वही नाइट्रिक ऑक्साइड वापस से हम लोग कह सकते हैं
जिसको याद रखना बच्चा अपनी थीम बना सकता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड वापस से फिर से किससे रिएक्ट कर जा रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जा रहा है। क्या दे रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करवा दे रहे हैं, डिजॉल्व इन वाटर। किस में डिजॉल्व कर दे रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व कर दे रहे हैं। तो हमको क्या मिल जा रहा है, नाइट्रिक एसिड और NO। ये NO को हम वापस से रिसाइकल कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको 2-3 बार देखो गौर से और एक सीक्वेंस बना लोगे तो दिमाग में रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ओके, फिर क्या बोल रहा है, HNO3 कंसंट्रेटेड बाय, ठीक है ना स्पेलिंग गलत हो गई है, HNO3 इज कंसंट्रेटेड बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन सबको पता ही है ना, हीट करो पानी उड़ेगा, बाद में ऊपर कोई चीज ड्रॉप करके पानी जो होता है इकट्ठा होता है, वो क्या होता है, डिस्टिलेशन। तो हम लोग HNO3 जो यहाँ मिल गई है हमको, उसको हमें क्या करना है, अलग करना है। पानी है साथ में तो उसको अलग करना चाहते हैं। तो 68% बाय मास, इतना कंसंट्रेशन तो हम लोग किससे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन करवा के कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल आता है कि नहीं भाई हमें 98% तक प्योर करना है, तब हम लोग उसको क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। क्योंकि देखो इसको पानी से गुजारा है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पानी के मॉलिक्यूल्स को हमें हटाना है। तो डिहाइड्रेशन अगर ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत पढ़ ली है तो समझ में आता होगा। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अल्केन से अल्कीन बनाया था, हेलो अल्केन से अल्कीन बनाया था, याद होगा। जिन बच्चों को याद नहीं है याद रख लें, H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग, आगे भी काम आएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का मतलब समझते होगे, जो पानी को रिमूव करवा दे। तो ये था हमारे पास नाइट्रिक एसिड की पहली प्रिपरेशन, जो कि हम लोग लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट रिएक्शन विद KNO3 NO3, यानी कि ये भी अगेन क्या हमारे पास, प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, नाइट्रिक एसिड ही है। प्रिपरेशन किसकी है, नाइट्रिक एसिड की ही है, बट ये कहाँ होती है, लैब में कराते हैं हम लोग। अपने खुद के लैब में बनाना, हमको फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए, तुरंत बनाना, तुरंत इस्तेमाल करना है, तो हम इसको घर क्या कहते हैं, लैब में बना लेंगे। अब देखो बड़ा सिंपल है। यहाँ पर बच्चे लोग कहते हैं सर कितनी रिएक्शन याद करें, याद क्यों कर रहे हो। देखो सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट, बनना क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये तो याद ही करना पड़ेगा। हो गया याद। अब देखो सिंपल सी बात है, NaNO3 है ना, तो नाइट्रिक एसिड है ना, यहाँ से ये हटा दो Na, और यहाँ से एक H ले लो, ये है ना 2 H है, यहाँ से H तोड़ लो, एक H यहाँ दे दो, तो HNO3 यहाँ चला गया और Na यहाँ आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। उसी तरह यहाँ पर है, इस K को तोड़ दो, K अलग NO3 अलग, NO3 को यहाँ से एक H दे दो और एक H बचेगा, तो क्या बन गया मेरे पास, पोटेशियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्रेट। नाम लिख दूं मैं, ओके, दिस इज सोडियम नाइट्रेट एंड दिस इज पोटेशियम नाइट्रेट। क्लियर है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, ये इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये तो नाइट्रिक एसिड है, पता ही है, दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज, ये सोडियम था, ये क्या है, पोटेशियम है, ये क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है। शो द रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो द रिएक्शन शोइंग दैट HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग अरेनियस एसिड। एसिड के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट बताए थे। अरेनियस एसिड का मतलब जो फर्निश करेंगे H+ आयन इन सॉल्यूशन। तो हमने देखा, अच्छा ध्यान है ना, NCERT तो सबके पास है ना, NCERT लेके बैठना, फिर कह रहा हूं मैं, डायरेक्ट क्वेश्चन फिर रटो बैठ के। NCERT देखो, जो नाइट्रिक एसिड हेडिंग थी उसको एक बार रीड लगाओ, फिर देखो मैंने क्वेश्चन कैसे क्रिएट किए हैं। फिर कह रहा हूं NCERT लेके बैठना, पॉज कर लो वीडियो, NCERT उठा लो, कोई फायदा नहीं लेक्चर का। नहीं तो बात समझ में आ रही है। तो देखो क्या है यहाँ पर, अब शो द रिएक्शन शोइंग दैट अरेनियस एसिड। पहले ही बता चुका हूं, जिनको नहीं पता है फिर बता दूं। जो पानी में अगर डाल दो किसी कंपाउंड को और वो क्या दे दे, H+ आयन दे दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरेनियस एसिड। अगर वो OH- आयन देता तो उसे क्या कहते हैं, अरेनियस बेस। तो देखा हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड को कहाँ डाल रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं। तो देखो हो क्या रहा है, यहाँ से ये H एक पानी, इसको अगर मैं प्रॉपर बना दूं,
तो यहाँ लोन पेयर है और ये HNO3 है, ये टूट जाता है बॉन्ड, ठीक है ना, और ये प्लस और इसके वो ले लेता है, आयंस ले लेगा, तो ये नाइट्रेट आयन और ये वाला प्लस जाकर के इसके इस पे क्या करता है, अटैक कर देता है, क्या बनता है H3O प्लस। पता है ना H3O प्लस को ही हम लोग, इसी को ही हम लोग H प्लस भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये हाइड्रोनियम आयन पानी में H प्लस अकेला नहीं रहता है, वो वाटर के साथ मिलके H3O प्लस बना लेता है। क्लियर होगी बात। तो जैसे ही पानी में डाल रहे हैं H प्लस आयन निकल के आ रहे हैं, जिससे कि क्या प्रूफ हो रहा है, ये एक अरेनियस एसिड है, स्ट्रॉन्ग है, एकदम क्विक रिस्पॉन्स होता है इसका, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्ट्रॉन्ग अरेनियस एसिड। क्लियर है। नेक्स्ट, गिव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कॉपर विद नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन। ओके, देखो कॉपर के साथ अलग अलग कंसेंट्रेशन पे नाइट्रिक एसिड को मिलाएं तो क्या बनेगा, क्वेश्चन आ चुका है। अब कितनी रिएक्शन याद करें, रिएक्शन को याद नहीं करना, रिएक्शन को कैटेगराइज करना है, याद अपने आप हो जाएंगे। अब ऑब्जेक्टिव है तो तुम्हारा प्लस पॉइंट है। देखो कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज, पहली बात तो ये याद रखना, नाइट्रिक एसिड कॉपर को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कैसे, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ कितना है प्लस का 2। अब देखो मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन की अलग अलग की बात करा, डिफरेंट कंसंट्रेशन, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। मैंने इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया जानबूझकर, ताकि तुम लोगों को यह रिएक्शन समझ में आए। बात समझना जा रहा, कॉपर को नाइट्रिक एसिड से मिलाओ, दो चीजें कॉमन मिल रही हैं, हाँ सॉरी, दो चीजें कॉमन मिल रही हैं, वो ये हैं, कॉपर नाइट्रेट वाटर, दोनों में कॉमन हो गया, हलवा हो गया। एक में देखो क्या, डाइल्यूट वाले में क्या मिल रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये थोड़ा सा यहां पे लर्न करना पड़ेगा, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो कितना टफ था ये। अब तुम लोग कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग दे रखी है, यहाँ 3 4 यहाँ 10, उसके साथ याद करेंगे 3 कॉपर ले रहे हैं इतना ना, रिएक्शन याद रखो। बैलेंस करना आई थिंक आता होगा सबको, जिनको नहीं आता है सीख लें तभी 12th आसान लगेगी, अदरवाइज फिर वो पूरा क्या है, हौच पौच होता रहेगा। 2 मिनट लगेंगे सीखने में, ठीक है ना। ओके, तो बात समझ में आई, यानी कि कॉपर की, हम कॉपर के साथ नाइट्रिक एसिड को कभी डाइल्यूट कभी कंसंट्रेटेड, तो बच्चा कहता है क्या कितना याद करें, अरे याद क्या करना है, कॉपर नाइट्रेट तो दोनों में निकलेगा ना, वाटर भी निकलेगा, एक में NO है एक में NO2 है, ठीक है ना। ये कंसंट्रेटेड है तो ज्यादा ऐसे याद कर लो, ये ज्यादा ऑक्सीडाइज मतलब ये वो कर देगा, तो यहाँ पे NO2 है, मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ये एक बच्चे से जनरल याद करता है, ठीक है ना। ये डाइल्यूट है यानी कम है तो यहाँ पे एक कम है, ये कंसंट्रेटेड है ज्यादा है तो एक ज्यादा है। याद रखने का थोड़ा सा तरीका, मतलब जो ऊपर ओवरऑल पूरा पढ़ लिया तो थोड़ा सा याद खुद भी कर सकते हो। बात समझ में आ गई। तो ये दोनों रिएक्शन को कंबाइंड एक साथ पढ़ना, फिर कह रहा हूं मैं। नेक्स्ट, वाई क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड। कंसिडर्ड नाइट्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, अच्छे को डिसॉल्व कर देता है, बट क्रोमियम और एल्यूमिनियम डिसॉल्व नहीं होते। रीजन क्या होता है, जो मेरे पास क्रोमियम है या मेरे पास ये एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, एक ऑक्साइड फिल्म बन जाती है, ठीक है, दिस इज ऑक्साइड फिल्म, है ना। एयर से रिएक्ट करके ये लोग क्या बना लेते हैं, ये हमारा कुछ भी हो सकता है, दिस इज एल्यूमिनियम और क्रोमियम, ये इसके ऊपर क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड फिल्म बना लेते हैं, जो कि विच इज पैसिव इन नेचर। पैसिव मतलब रिएक्ट नहीं करती जल्दी, ये ऑक्साइड फिल्म होती है ना, हाईली अनरिएक्टेड, मतलब फिल्म बन गई है। अब क्रोमियम एल्यूमिनियम क्या है, उस ऑक्साइड फिल्म के नीचे छुप गए हैं। नाइट्रिक एसिड डालोगे डायरेक्ट एल्यूमिनियम कॉपर से वो टच ही नहीं हो पाएगा, बीच में एक लेयर आ गई है। तो बताओ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट किससे करेगा, उसे रिएक्ट करने के लिए भाई कॉपर और एल्यूमिनियम चाहिए ना, उसके बीच में ये एक ऑक्साइड फिल्म आ गई, उसकी लेयर बन गई है। बात समझ में आ रही है। वो लेयर बनने की वजह से नाइट्रिक एसिड डायरेक्ट क्रोमियम और एल्यूमिनियम को टच नहीं कर पाता है। अगर तुम थोड़ा सा इसको घिस दो और फिर डाल दो नाइट्रिक एसिड, तुरंत रिएक्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। गिव द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ जिंक। देखो जैसे कॉपर का केस था वैसे जिंक के साथ है। जिंक को भी क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, देख सकते हैं। जिंक का ऑक्सीजन नंबर कितना है, 0, यहाँ कितना है प्लस का 2। अब अगेन यहाँ पर दो चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है ना, और यहाँ पर किसका अंतर आ गया है, N2O और NO2। तो देखो हाँ यहाँ पर एक चीज मिस हो गई है, H2O N2O। ओके,
तो ये मेरे पास क्या है, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो यहां पे भी हम देख पा रहे हैं सेम क्या है, सेम रिएक्शन चल रही है, ठीक है ना। ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये ऊपर वाला क्या रहेगा, ये डाइल्यूट है, और नीचे वाला क्या है, कंसंट्रेटेड है। तो फिर से वही कहानी। तो यहां से एक और हिंट मिल जाएगी तुम्हें, कंसंट्रेटेड की फॉर्म में NO2 दोनों में है, कंसंट्रेटेड की फॉर्म में NO2 दोनों में है, लेकिन डाइल्यूट के केस में कॉपर में NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, और जिंक में क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कंपैरेटिवली पढ़ें, बहुत आसान लगेगी पी ब्लॉक, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट। देखो बच्चा इससे बड़ा घबराता है, देखो बताता हूं मैं थोड़ा सा इसको ना, ब्राउन रिंग टेस्ट को बिल्कुल दिमाग में अगर सेट करना है तो दो बातें याद रखना। पहली बात तो जाके तुरंत क्या करोगे, वीडियो चाहो तो यहाँ पॉज कर सकते हो, तुरंत ब्राउन रिंग टेस्ट को एक बारी यूट्यूब पे लाइव काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, एक बारी आप उसको देख सकते हो। उससे क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट केमिकल दिमाग में सेट हो जाएंगे। और काफी हद तक नहीं देखना चाहते हो तो काफी हद तक मैंने यहाँ पर फील आया कि बिल्कुल यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है, उसके लिए मैंने कोशिश की है। तो यहाँ पर ये इसको काट देंगे, दिस इज नॉट, दिस इज, ये डब्बे में क्या रहेगा मेरे पास, या तो KNO3 या NaNO3, यानी कि यहाँ पर मेरे पास क्या मौजूद रहेगा, या फिर ये डब्बे में हम लोग, मतलब ऐसी तुम्हारी लैब में तुम्हें ऐसी वाइट डब्बे मिलते हैं, गए हो ना लैब में, ऐसी वाइट डब्बे मिलते हैं, फिर एक स्पैचुला होता है, उससे कंपाउंड को बाहर निकालते हो, वेट करते हो। खैर यहाँ वेट करने का मतलब नहीं हमारे पास। इस डब्बे में ये डब्बा या तो KNO3 का होगा, या ये डब्बा NaNO3 का होगा। ये डब्बा मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट FeSO4 का है, और मैंने साथ में क्या ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड को ले लिया है। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, अच्छा जब ये डब्बे खोलोगे तो ये पाउडर अंदर कुछ इस तरह नमक जैसा दिखाई पड़ेगा, ये ग्रीनिश होता है, ये हल्का सा कैसा होता है, दिस इज ग्रीनिश, लो हरे पेन से भी लिख दिया। जो फेरस सल्फेट होता है हल्का सा कैसा होता है, ग्रीनिश होता है। अब इमेजिन करो दो टेस्ट ट्यूब ले ली तुमने, एक टेस्ट ट्यूब में इस वाले को उठाया डाल दिया और पानी डाल दिया, हिला के रख दिया। दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें इसको डाला, हिलाया और रख दिया। फिर क्या किया, इन दोनों टेस्ट ट्यूब को आपस में मिक्सअप कर दिया। मिक्सअप करने के बाद यहां से जो ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर की हेल्प से यहां से क्या करोगे, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे और इन दोनों के मिक्सचर वाले ट्यूब में ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिराओगे, सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो तुम्हें क्या होगा, ये देख रहे हो, ये रिंग, रिंग कैसी है, ये ब्राउन इन कलर। तो तुम लोगों को जो इनका सरफेस होगा, ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, देखो ये यहां से लेके यहां तक ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड होगा, थोड़ा सा डार्क कलर डार्क कर लेता हूं, यहां से लेके यहां तक क्या सल्फ्यूरिक एसिड, और नीचे क्या है मेरे पास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। इनके इंटरफेस पे क्या बन जाएगी, ब्राउन रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, ब्राउन रिंग बन जाती है। कुछ इस तरह से तुमको एक्सपेरिमेंट नजर आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, ब्राउन रिंग टेस्ट। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को दिमाग में इसके सारे केमिकल्स याद हो जाएं। बात समझ में आ गई। देखो एनसीईआरटी में ना इतना लिख के छोड़ दिया है, अब बच्चों को समझ नहीं आता कि ये है क्या, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं कि आखिर ये है क्या। देखो होता क्या है, शुरुआत में जब तुमने एक तरह से तीनों मिक्सअप हुए हैं तो इंटरफेस पे यहां पर रिएक्शन क्या स्टार्ट हुई, सोडियम नाइट्रेट के साथ क्या मिलना स्टार्ट हो गया, H2SO4, यानी कि सोडियम नाइट्रेट से एक्चुअली मिल क्या जाते हैं, हमको नाइट्रेट आयन मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं, नाइट्रेट आयन। तो नाइट्रेट आयन यहां से एक H ले करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक एसिड बना लेगा। क्या बना लेगा, ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये अलग हो गया। अब जो फेरस सल्फेट इन दोनों को मिलाया था ना, फेरस सल्फेट भी सॉल्यूशन में मौजूद है, जैसे ही नाइट्रिक एसिड बन जाएगा ये फेरस सल्फेट से रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। जरा गौर से देखो, यहाँ पर जो फेरस सल्फेट है इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 2, और यहाँ कितना हो गया, प्लस का 3। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से
ये इससे रिएक्ट करके क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और साथ में क्या निकाल के दे रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड। बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब ये फेरस सल्फेट तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर, एक और चीज बन गई क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आकर के फिर से जो मौजूद पहले से मौजूद है फेरस सल्फेट उससे रिएक्ट करता है और मेरे को जो एक कंपाउंड देता है FeSO4NO। एक्चुअली यही है मेरे पास ब्राउन रिंग। बट अभी तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़े हैं, उसके अंदर तुम एक खास चीज सीखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना। यहां पे अगर गौर से देखो तो इस वाली रिएक्शन को एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा है। कैसे दे रखा है समझते हैं। यहां पर जो आयरन है इसका ऑक्सीजन स्टेट नंबर कितना है, 2। जब आयरन ऑक्सीजन स्टेट नंबर 2 पे होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी कि वो वाटर के 6 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ये भाषा शायद अभी तुम लोगों को समझ में ना आए क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की भाषा है ये। फिलहाल +2 है तो इसके साथ ऐसा समझ लो कि 6 मॉलिक्यूल बाइंड हो सकते हैं। अच्छा, एनसीईआरटी में क्या किया है, इस SO4 को अलग कर दिया है और उसका चार्ज को यहां दिखा दिया। ये बात समझ में आ रही है ना। और ये NO रिएक्ट कर रहा है। अब होता क्या है, यहां से एक H2O बाहर चला जाता है और ये NO अंदर आ जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे बाद में, आइसोमरिज्म में आएगा। तो एक NO अंदर आ जाता है और जो H2O का मॉलिक्यूल क्या होता है, साइड में बाहर हो जाता है। तो अब देखो हुआ क्या, ये जो कॉम्प्लेक्स बना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में अगेन यहाँ पर क्या नहीं दे रखा है, सल्फेट नहीं दे रखा है। तो ये वाला कंपाउंड इसको इसके नीचे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ब्राउन रिंग। तो उम्मीद कर रहा हूं इस चीज को समझ पा रहे होगे। ठीक है ना, ये चीज कैसी है, कैसे एनसीईआरटी में दे रखी है और यहां पर कैसे है। अब जो ऊपर के ये 2 रिएक्शन है, इन 2 रिएक्शन को कुछ इस तरह कंबाइन कर दिया। नाइट्रेट आयन यहां से लिए, Fe2+ यहां से ले लिया, 4H+ यहां से ले लिया, रिएक्टेंट साइड तैयार। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या मिल रहा है, Fe3+ यहां से ले लिया, NO ये रहा और वाटर मिल रहा है। तो एनसीईआरटी में रिएक्शन कुछ इस तरह दे रखी है। तुम लोगों को एनसीईआरटी की ही रिएक्शन याद रखनी है, ये समझने के लिए था कि आखिर हुआ कैसे, क्या हो रहा है करके। एनसीईआरटी की रिएक्शन इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा संभावना है कि डिट्टो जो रिएक्शन है तुम्हारी जैसी एनसीईआरटी में है वैसी ही लिखी हुई आती है। तो तुमको याद होनी चाहिए एनसीईआरटी की रिएक्शन। तो उम्मीद कर रहा हूं ब्राउन रिंग टेस्ट याद हो गया होगा। फिर से समझ लो, पहले इन दोनों को मिलाया, ठीक है, फिर इसके अंदर पहला स्टेप, फिर H2SO4 डालते हैं, दूसरा स्टेप। ठीक है ना, क्या बन जाएगा, ब्राउन रिंग। तो सोडियम नाइट्रेट फेरस सल्फेट, फिर डाला H2SO4, क्या मिल गया, ब्राउन रिंग। ठीक है ना, कंपाउंड याद हो गए। ये रिएक्शन याद करनी पड़ेगी, थोड़ा सा यहाँ पे लर्निंग है। ओके, तो ब्राउन रिंग क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 2-3 बार देख लेना, जैसे रिएक्शन में दिक्कत आती है तो एक बार यही पढ़ लिया, फिर करीब 3-4 घंटे बाद एक बार फिर देख लिया, फिर अगले दिन देख लिया, अपने आप दिमाग में छप जाएगी ये। ओके, नाउ व्हाट इज पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। देखो क्लास, पिकलिंग, अचार मत बनाने लगना, पिकलिंग अचार बनता है ना, पिकल्स क्या होते हैं, अचार, है ना। कुछ बच्चे डालते हैं कि सर हमने पिकलिंग ऑफ स्टील को नेट पे डाला तो वो तो अचार, स्टील का अचार बता रहा था। स्टील का अचार नहीं होता। होता क्या है, जो स्टील के ऊपर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, स्टील के ऊपर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, जो उसको रिमूव करने के लिए, मान लो मेरे पास ये एक प्लेट है स्टील की, तो इसके ऊपर जगह जगह स्पॉट से पड़े हुए हैं मान लो, तो इन स्पॉट्स को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन लेते हैं। क्या लेते हैं, नाइट्रिक एसिड लेके डालते हैं और फिर एक ऐसा ब्रश का इस्तेमाल करते हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करे, उसको लेके रगड़ते हैं, काफ़ी तेज मशीन होती है पूरी। ठीक है ना। तो पिकलिंग मतलब पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, क्या लिखे इसमें, क्या होता है ये, रिमूविंग कंटेमिनेशन, है ना, जो मिलावट होगी या गंदगी यहाँ पे आगे मिल गई, रिमूविंग कंटेमिनेशन फ्रॉम स्टील। स्टील में से क्या है, कुछ अगर चीज आगे मिल गई गलती से या इसके अंदर कोई चीज इंप्योरिटी आ गई, इसकी वजह से स्पॉट पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रिक एसिड का। फिर एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन जो है क्लास कहाँ मिलेंगे तुम लोगों को,
ये यूजेस में मिलेंगे, ठीक है ना, ढूंढ रहे हो एनसीईआरटी में कहाँ पर है यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। तो देखो ऐसा होता है, रॉकेट फ्यूल तो हमने ले लिया है, फ्यूल जलेगा कैसे, बिना ऑक्सीजन के जल जाएगा क्या, नहीं। तो ऑक्सीडाइजर हम एक ऐसा केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो फ्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएगा जिससे कि वो फ्यूल जलेगा। तो जनरली यहां पर अगेन किसका इस्तेमाल होता है, नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने अंदर से क्या निकालेगा, O2 के मॉलिक्यूल निकाल करके किसके साथ कंबाइन करवाएगा, फ्यूल के साथ, और फ्यूल क्या करने लगेगा, बर्न करने लगता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये ओके, नाइट्रिक एसिड के अंदर ये 11 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो इन 11 क्वेश्चंस को नाइट्रिक एसिड के अंदर कवर करोगे। तो इस लेक्चर के साथ हमारे पास जो नाइट्रोजन फैमिली है वो पूरी की पूरी क्या होती है, फिनिश हो जाती है टर्म 1 के लिए। कुछ पार्ट्स एक्स्ट्रा हैं जो नीट और जेईई में आएंगे, उनको हम लोग बाद में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, टर्म 1 के हिसाब से चीजों को कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेके बैठे, कुछ चीज दिक्कत आ रही है तो वीडियो को रिवाइंड करें, देखें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।